हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टॉक्स एंड फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कवर करेंगे। कितने टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम आज का टॉपिक हमारा स्टॉक्स एंड फ्लोज। तो स्टॉक्स एंड फ्लोज के बारे में इनका रिलेशनशिप जानना है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टॉक और फ्लो होता क्या है, ठीक है। देखो, स्टॉक और फ्लो क्या होता है, ये बेसिकली ने एक टाइम पीरियड पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर हम स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस भी निकालते हैं तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ स्टॉक है और कौन सी चीज़ फ्लो है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टर्म में यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कैपिटल की, इनकम की, वेल्थ की, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है इन इकोनॉमिक्स, इन सभी चीज़ों को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो अब इन वेरिएबल्स को क्लासीफाई करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल स्टॉक के अंदर आएगा, कौन सा वेरिएबल फ्लोज के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज़ स्टॉक में आएगी, कौन सी चीज़ फ्लो में आएगी, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसका मीनिंग। स्टॉक क्या है? स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक क्या है, किस चीज़ की क्वांटिटी है, वेरिएबल्स की क्वांटिटी है, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं, ठीक है। स्टॉक का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती है टाइम की, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम कैपिटल क्या है, हमारी एक स्टॉक हो जाएगा। कैपिटल को हम स्टॉक कैसे लेंगे, देखते हैं। जैसे कि हमने बोला 31 मार्च 2011 को एक फर्म है जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड 100 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि 31 मार्च 2011 को इस फर्म का कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, 100 करोड़ रुपए। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बैंक बैलेंस का। हम बोलेंगे कि हमारा 1 जनवरी 2022 को हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 1 लाख 2 लाख इतना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी तो जैसे इसमें एग्जांपल है सप्लाई ऑफ मनी, फॉरेन डेट्स, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें स्टॉक है, ठीक है। ये सारे वेरिएबल स्टॉक के अंदर आ जाएंगे। अब फ्लो के बारे में समझते हैं। तो फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम। तो फ्लो भी क्या है, क्वांटिटी है, वेरिएबल्स की क्वांटिटी है, जिसको मेज़र किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ही हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, फ्लो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। बस ये डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लो होता है उसका एक टाइम बाउंडेशन होता है, यानी इसकी एक टाइम लेंथ होती है, ठीक है। टाइम पीरियड होता है। जैसे हम बात करें पर डे, पर मंथ, पर एनम, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इनकम की बात करते हैं तो इनकम को हम बेसिकली किस टर्म में बोलते हैं, हमारी मंथली इनकम, हमारी एनुअल इनकम। तो यहाँ पे टाइम पीरियड शो हो रहा है, तो इनकम हमारा किसके अंदर चला जाएगा, फ्लोज वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सेविंग, डेप्रिसिएशन, चेंज इन इन्वेंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सारे हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, फ्लोज वेरिएबल का पार्ट हो जाएगा। ये तो हमने समझा इनका मीनिंग। अब थोड़ा सा इनका रिलेशनशिप भी समझ लेते हैं कि भैया स्टॉक एंड फ्लोज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लोज वेरिएबल के बीच में। तो स्टॉक एंड फ्लोज वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज में अगर, देखो अगर कोई टाइम पीरियड ले रहे हैं हम, मंथ की बात करते हैं, तो एक मंथ के अंदर कुछ इनफ्लो होगा, कुछ आउटफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब कुछ आएगा, आउटफ्लो मतलब कुछ जाएगा। तो इससे स्टॉक में क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, राइज होगा और फॉल होगा। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं, हमने क्या कहा था कि पॉपुलेशन हमारे स्टॉक के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, पॉपुलेशन जो है स्टॉक है, तो पॉपुलेशन कब बढ़ेगी कब घटेगी, जब हमारा जो है 1 महीने के अंदर
बर्थ यानी बच्चों का जो बर्थ है उसको हम इनफ्लो ले लेंगे और जो डेथ है उसको हम आउटफ्लो ले लेंगे। तो जब बच्चों का जन्म ज़्यादा होगा यानी जब इनफ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन राइज करेगी यानी स्टॉक बढ़ जाएगा। और जब डेथ ज़्यादा होगी, वहीं दूसरी तरफ जब डेथ ज़्यादा होगी बर्थ के कंपैरिजन में, तो हमारा जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो घट जाएगा यानी स्टॉक हमारा डाउन चला जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि जो स्टॉक है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को, ठीक है, और फ्लो क्या करता है, स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। अब जो रिलेशनशिप पड़ा है उसी से हम डिफरेंस भी बना देते हैं कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। पहले तो मीनिंग लिख दो, जब आप डिफरेंस लिखोगे कि स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है, तो अभी जो रिलेशनशिप में पड़ा है वही सब चीज़ें भी हम लिख सकते हैं। बस हम इस पर ये जब डिफरेंस लिखेंगे तो हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ये वाला पॉइंट ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, पहले स्टॉक की डिफाइन लिख देंगे, फ्लो की डिफाइन लिख देंगे कि स्टॉक क्या है, स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है, फ्लो रिलेट्स टू द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक का अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो का अपना एक डायमेंशन होता है, ठीक है। स्टॉक जो है वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि अगर हमारा लार्जर स्टॉक होगा तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा होगा। वहीं पर जो फ्लो है वो क्या करता है, स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड चीज़ें यानी अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। क्लियर। अब स्टॉक के एग्जाम्पल्स लिख दो आप, कैपिटल, वेल्थ, सप्लाई ऑफ मनी, प्राइस लेवल, ये सारे आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे स्टॉक के अंदर। फ्लो का क्या आ जाएगा, फ्लो के अंदर आ जाएगा आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें फ्लो के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये तो हमारा स्टॉक एंड फ्लोज के बारे में हमने पढ़ लिया, इनका मीनिंग, रिलेशनशिप, डिफरेंस, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्री। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनके स्टॉक में बढ़ोतरी करना, उनको इंक्रीज करना, यही हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैपिटल गुड्स में जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये कैपिटल गुड्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में वो भी रेज करेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्शन को रेज करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट भी टू टाइप्स के हैं यहाँ पे, जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स की बात करेगा, ठीक है, कि फिक्स्ड कैपिटल गुड्स के स्टॉक में इंक्रीमेंट होना यानी इंक्रीज हो जाते हैं अगर कैपिटल एसेट्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, तो वो हमारा क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। हमने बोला कि भैया हम मशीनरी खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो ये हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीन, बिल्डिंग एटसेट्रा, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उन्होंने बनाए हैं, अब फिनिश गुड्स के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ही होता है, ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर सेमी फिनिश गुड है यानी आधे अधूरे बने हैं, उसी को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आधे आधे बन गए। जैसे सपोज आज 10,000 बन गए, हमने देखा अच्छा मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही, चलो भाई बढ़ाओ, जल्दी जल्दी काम करो, तो सेमी फिनिश गुड्स की भी जो स्टॉक है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। या फिर रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या करती है, कैपिटल जो हमारी प्रोडक्शन है इकोनॉमी में उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है, हमारी जैसे डिमांड है, हमारी डिमांड जो है फिनिश गुड की वो राइज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फिनिश गुड का स्टॉक क्यों बढ़ाते हैं, जो हमारी डिमांड मार्केट में राइज हो रही है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस हम फिनिश गुड का स्टॉक ना बढ़ाएं, ठीक है, उसके स्टॉक में ध्यान ना दें, उसके स्टॉक को एडअप ना करें, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, अब प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होने लग जाएगा,
ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिनिश गुड के स्टॉक को बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी डिमांड राइज हो रही है उसको कवर अप कर सकें। क्लियर। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस था। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात होगी, खर्चे की बात पे हम ध्यान देंगे कि हमने फिक्स्ड असेट को परचेज करने में और इन्वेंट्री स्टॉक को परचेज करने में जो भी खर्चा किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। नेशनल इनकम के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझना होगा इन टर्म्स को, ठीक है, नहीं तो आगे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। आगे नेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि टोटल जो नेट एडिशन हुआ है हमारे स्टॉक में, ठीक है, हमारे गुड्स के स्टॉक में कितना नेट इंक्रीमेंट हुआ है उसकी बात हम नेट इन्वेस्टमेंट में करते हैं, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमी में एक एक्चुअल चेंज बताता है कि एक्चुअली में कितने हमारे पास एसेट यानी कितने हमारे पास फिक्स्ड गुड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस बोलेगा नेट इन्वेस्टमेंट निकालो और आपको दे रखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या करना है, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में खर्चे बताए थे कि हमने फिक्स एसेट को परचेज किया है, इन्वेंट्री स्टॉक में इन्वेंट्री स्टॉक को परचेज करने में जो पैसे लगाए हैं वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे हमारे उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि उनको हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो यानी उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो जो डिक्रीज वैल्यू हो रही है यानी डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि आज एट अ प्रेजेंट एक्चुअल में हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, हमारे स्टॉक की क्या वैल्यू है, वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। वैसे ये डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक था ये मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया था जब हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के गुड्स होते हैं और उसमें हमारा डेप्रिसिएशन पॉइंट आया था, तो मैंने वहाँ पे भी कवर किया था, इसको बताया था, बट कोई नहीं, आज हम एक बार दोबारा से बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या कहता है, रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स को ही हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, यानी कि जो भी हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनको इस्तेमाल करने से कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ टाइम के बाद उनकी वैल्यू में गिरावट आना, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू में गिरावट आना किस वजह से, यूज़ करने से, वियर एंड टीयर करने से, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, देखो इकोनॉमिक टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, यानी इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसके अंदर पर्सन, गुड्स, कैपिटल यानी पैसा, गुड्स और इंसान इधर से उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, हम उनको इधर से उधर भेज सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजन। रेजिडेंट और सिटीज़न के बीच में क्या डिफरेंस है कि रेजिडेंट कौन होता है, सिटीज़न कौन होता है, क्या सिटीज़न ही रेजिडेंट होता है, क्या रेजिडेंट ही सिटीज़न होता है, बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। रेजिडेंट क्या होता है, इट इज़ अ बेसिकली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, यानी इसमें हम बेसिकली जो रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट में हम इकोनॉमिक कंसेप्ट की बात करते हैं। एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसमें हम मेनली फोकस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। किसके ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। किसी भी इंसान के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं उसको हम रेजिडेंट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेन विजिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, पैसा हमारे देश में आ रहे हैं तो हमारे देश में कुछ सामान खरीदेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। टूरिस्ट लोग आते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, तो क्या हो रहा है, देश में पैसा आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रेजिडेंट हो जाएंगे। इनको हम सिटीज़न नहीं बोलेंगे, इनको हम
रेजिडेंट बोलेंगे, ठीक है। अब सिटीजन के बारे में समझते हैं। तो सिटीजन क्या है? सिटीजन एक ना लीगल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट। उधर क्या था? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इधर क्या है? लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन की प्लेस ऑफ बर्थ पे डिसाइड करता है कि अगर किसी इंसान का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, इंडिया के किसी भी स्टेट में हुआ है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। या फिर अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं जिसके थ्रू वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ये आप जो लीगल प्रोविजंस वगैरह हैं ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। जब आप 11th-12th क्लास की पोल साइंस पढ़ते हो तो उसमें आपको पूरा क्लियर बता रखा है कि सिटीजनशिप कैसे हम गेन करते हैं, अगर हम कहीं बाहर की कंट्री के हैं तो हम कैसे इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं। तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो उसके थ्रू हम क्या होते हैं? एक सिटीज़न बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि जो इंसान सिटीज़न है क्या वो रेजिडेंट भी होता है, या फिर जो रेजिडेंट है क्या वो उसी देश का सिटीज़न भी होता है। तो इसके बीच इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। देखो क्या लिखा है, अ पर्सन कैन बी सिटीजन एज वेल एज रेजिडेंट। तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया जो पर्सन है वो सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज नेसेसरीली द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। यानी जो इंसान किसी देश का सिटीजन है जरूरी नहीं है कि वो वहाँ का रेजिडेंट हो। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे इंडियन एक्टर अक्षय कुमार की बात करते हैं। तो अक्षय कुमार जो थे इंडियन थे, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने क्या करा? कनाडा की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर ली है। तो अब वो कहाँ के सिटीज़न हो गए? कनाडा के सिटीज़न हो गए, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप कहाँ की आ गई? कनाडा की आ गई। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? बम्बई में रहते हैं, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में रहते हैं तो वो रेजिडेंट हो गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भैया कनाडा की सिटीजनशिप ली है तो वो कनाडा की रेजिडेंट होंगे, ठीक है। रहते तो वो इंडिया में है, मूवी भी वो इंडिया में करते हैं, ठीक है, पैसा भी वो इंडिया को ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या हो गया? ये हमारे क्या हो गए? रेजिडेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार का एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो इंसान किसी देश का सिटीज़न होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी देश का रेजिडेंट भी हो, ये कंपल्शन नहीं है। वो क्या कहते हैं, सिटीज़न किसी दूसरे देश का हो सकता है और रेजिडेंट किसी दूसरे देश का हो सकता है। रेजिडेंट मतलब रहना, जहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, जैसे नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनली रिजाइड इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी नॉर्मल रेजिडेंट में हम किसको लेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट में हम ऐसे इंडिविजुअल या ऐसी इंस्टीट्यूशन को लेंगे जिसका क्या काम हो, जिसका जो यहाँ ही मतलब इंडिया में रहती हो, ऑर्डिनली रिजाइड हो, ठीक है। और दूसरा उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी अर्निंग करना, अर्निंग भी इंडिया में करता हो, स्पेंडिंग भी इंडिया में करता हो, खाता पीता सब कुछ इंडिया में करता हो। तो मतलब उस कंट्री में करता हो। इंडिया की जगह हम कोई दूसरी कंट्री भी ले सकते हैं, बट हम इंडियन है तो ऑब्वियसली बात है हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में अगर वो खाता पीता है, ठीक है, तो वो हमारा इंडियन सिटीजन हो जाएगा, सॉरी इंडियन रेजिडेंट हो जाएगा, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट में क्या सिर्फ जो सिटीज़न होते हैं, जो इंडियन सिटीज़न है, क्या वही इसका क्या कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो सिटीज़न है वो तो भैया परमानेंटली भाई नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सिटीज़न है वो रेजिडेंट भी हो सकता है क्योंकि भैया वो इंडिया में रहता है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जिनके पास किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप है, तो क्या वो हमारे इंडिया के रेजिडेंट बन सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बन सकते हैं? तो आंसर होगा जी हाँ। क्यों? क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, और वो रह भी तो हमारे यहाँ ही रहे, ठीक है, रह भी इंडिया में रहे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में चल रहा है, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने ये सब चीज़ें कवर करी है। आपका स्टॉक्स एंड फ्लोज के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, और जब आप आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे जहाँ नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी, ये टॉपिक्स आएंगे, ये टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आप आई होप आपने ध्यान से समझा होगा और आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में काफ़ी अच्छा फील होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेरी क्लास को लाइक एंड
शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि हम आगे और ऐसी वीडियोस लेके आएँ आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।